हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी ऑडियोस वीडियोस भी ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अगर आप में से हमें कोई कहानी भेजना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और हमारा ईमेल आईडी भी है। आप लोग वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी हमें राय ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैं और मेरे साथ मेरे दो दोस्त, हम तीनों ही जन रोड ट्रिप पर निकले थे। रात के समय हम लोग एक ढाबे पर रुके। हम तीनों को भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास है और इसीलिए हमें इनकी कहानियाँ सुनना या फिर इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग जिस ढाबे पर रुके थे वो ढाबा एकदम अजीब सा था। खाली खाली ढाबा था। मुश्किल से उसमें 2-4 खाट लगी होंगी। एक पर तो हम 3 दोस्त बैठ गए और एक खाट के ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि एक ट्रक ड्राइवर था और एक उसका हेल्पर। बातों बातों में मैं उस ट्रक ड्राइवर के पास गया और जाकर उससे अपनी आपबीती पूछने लगा। मैंने ऐसे ही उससे बातचीत शुरू करते हुए कहा कि आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना या फिर कभी आपने भूत को देखा है? जिस पर उसने बहुत अजीब से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने भूत को देखा है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हाँ, एक हादसा बहुत डरावना मेरे साथ हुआ था, जिसके बारे में उसने बताया कि यह बात कुछ 2014 की है। तभी वो दिन सर्दियों के थे। जनवरी का महीना था। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे और हम लोग एक रास्ते से गुजर रहे थे। वो रास्ता एकदम धुआंधार था। शायद ठंडी की वजह से कोहरा था। रास्ते में अंधकार को चीरती हुई हमारी ट्रक पेड़ों के झुरमुट से गुजर रही थी और अच्छी खासी स्पीड में गुजरते ही जा रही थी। जब हम ट्रक लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियां हमें दिख रही थी। कभी हमारे बाजू वाले रास्ते पर दिखती तो कभी हमारे ही रास्ते पर हमें ओवरटेक करके आगे बढ़ जाती। हमारी ट्रक में रेडियो भी चल रहा था, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे। सफ़र का बहुत आनंद ले रहे थे और मैंने ऐसी ट्रक चलाते चलाते मेरे हेल्पर से कहा कि एक सिगरेट तो जला दे, ठंड का महीना है, ठंड अब मुझे भी बहुत लग रही है। उसने सिगरेट जलाकर मुझे दी। मैं सिगरेट के कश लेते हुए आराम से ट्रक चला रहा था कि तभी ही ट्रक अचानक से झटके मारते हुए रुकने लगी। मेरा हेल्पर मुझसे कहने लगा, अरे क्या कर रहे हो, ज़रा आराम से चलाओ। मैंने उससे कहा, मैं तो आराम से ही चला रहा हूँ, लेकिन ये ट्रक क्या पता क्यों झटके मार रही है। तभी ही झटकती हुई ट्रक में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। पता नहीं वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कि बहुत स्पीड में कोई ब्रेक मार देता हो। फिर मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा कि पाजी एक काम करते हैं, ट्रक को साइड में लगा देते हैं। हो सकता है कि शायद डीजल में कचरा आ रहा हो, जिसकी वजह से ये ट्रक झटके ले रही है। और मैंने भी वैसे ही किया। ट्रक को रास्ते के लेफ़्ट साइड में लगा दिया और ट्रक को चेक करने के लिए मैं और मेरा हेल्पर दोनों ही ट्रक से नीचे उतरे। लेकिन काली रात के साए में कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। हेल्पर ने मुझसे कहा कि पाजी अब क्या करें। मैंने उससे कहा, कुछ देर रुक जाते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाएगी। एक अजीब बात यह थी कि सोने पे सुहागा धुंध और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे ठंड भी दुगनी हो रही थी। हालांकि हम लोग ट्रक के अंदर वापस जाकर बैठ गए थे, क्योंकि बाहर खड़े खड़े भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इक्का दुक्का गाड़ी वाले पास से गुजर रहे थे, जिन्हें चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं रुक रहा था। कुछ देर बाद मैंने मेरे हेल्पर से कहा कि यहाँ तो लगता नहीं कोई रुकेगा, किसी को क्या पता कि हमें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो ट्रक के अंदर बैठे हैं। ये कहकर मैं बाहर निकल गया। एक ठंडे हवा के तेज़ झोंके से स्वागत हुआ मेरा। शरीर में झुरझरी सी फैल गई थी। मैंने अपने दोस्त यानी कि हेल्पर से कहा कि यार बाहर बहुत ठंड है,
तू अंदर ही बैठा रहे, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर खड़ा हूँ, 10 मिनट देखते हैं, वरना ट्रक के ही अंदर मैं लौट आ जाऊँगा। उस वक्त इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि शायद कुछ देर और खड़े रहते तो बाहर हमारी कुल्फ़ी बन गई होती। आखिरकार कुछ देर के बाद एक गाड़ी वहाँ पर रुक गई, जिससे मैंने मदद मांगी। उसने मुझसे कहा कि क्या बात है। मैंने उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि अरे मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है बनाने। जिस पर मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे आपकी मदद इसलिए चाहिए कि मैं आपके साथ आगे बैठ कर जाऊँ, और वहाँ पर कोई अगर मैकेनिक मिल जाए तो उसे ढूंढ कर फिर से अपने साथ यहाँ लेकर आऊँ, वो हो सकता है ट्रक को ठीक कर देवे। जिस पर उसने हामी भर दी। मैं तो उसके साथ बैठकर चला गया। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे लौटने में लगभग 2.5 घंटा लग गया था। जब मैं उसके साथ बैठकर जा रहा था तो वो मुझसे एक ही बात कह रहा था कि तुम्हें अपने हेल्पर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा ठीक नहीं है मतलब? जिस पर उसने कहा कि यहाँ पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कहकर वो चुप हो गया। मुझे याद आया कि जब हम वो रास्ते में एंटर कर रहे थे तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा साइन बोर्ड था, जिसके ऊपर लिखा था कि जानवरों से संभल के गाड़ी चलाए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जंगली जानवर होंगे जिसकी वजह से ये आदमी ये सब बात कह रहा है। लेकिन मैंने तो वैसे भी मेरे हेल्पर को पहले ही बोल दिया था कि तू ट्रक के अंदर रहेगा तो ट्रक के दोनों दरवाजे लॉक करके रहना। तो मुझे इतना डर नहीं था जानवरों का। और मैंने उससे फिर अगली ही बात कहा कि अगर जानवरों का डर है तो दिक्कत नहीं है, मेरा हेल्पर समझदार है। जिसके बाद उसने कहा कि इंसान को सिर्फ जानवर या चोर डाकू से नहीं डरना चाहिए, और भी दूसरी चीज़ें होती है जो इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होती है। ये कहकर वो एकदम चुप हो गया। आगे देखते ही देखते रास्ते के साइड में हमें एक बड़ा सा पीला टायर लटकते हुए नज़र आया। शायद वो पंचर वाला था। मैं वहीं पर उतर गया और वहाँ पर बंद दुकान को खटखटाने लगा। एक अजीब बात ये भी थी कि वहाँ पर सिर्फ वो एक ही दुकान थी। जब मैंने दुकान खटखटाया तो अंदर से एक नींद में आदमी बाहर निकला। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि अरे भाई साहब, मैं तो पंचर वाला हूँ, मैं कैसे आपकी ट्रक को ठीक कर सकता हूँ। जिस पर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे पता है डीजल की टांकी में कचरा ही आया होगा, आप एक बार चल के देखिए, या पता नहीं कोई भी दूसरा फॉल्ट होगा जो आप शायद कर सकते हो। जिस पर वो मान गया। वो और मैं वापस लौटने के लिए काफ़ी देर तक वहाँ पर हाथ दिखाते हुए लिफ्ट के लिए खड़े थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति लिफ्ट देने को तैयार ही नहीं था। और दूसरी बात तो ये भी थी कि वहाँ पर भी मुश्किल से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। काफ़ी देर के बाद हमें लिफ्ट मिल गई। जब हम ट्रक के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरा हेल्पर वहाँ पर है ही नहीं। मैं ट्रक के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा, ट्रक के नीचे ऊपर हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हेल्पर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। ट्रक में सिर्फ धीमी आवाज़ में गाने बज रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया और अपने आसपास ज़ोर ज़ोर से मेरे हेल्पर को चिल्लाने लगा। तभी कई दूर झाड़ियों में से उसकी आवाज़ सुनाई दी। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उसे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बस मैं वो आवाज़ का पीछा करते करते आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे साथ जो मैकेनिक था वो भी साथ हो लिया और हम दोनों ही एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर मेरा हेल्पर खड़ा हुआ था। एक बच्ची को देखकर वो कुछ बातें कर रहा था। अब सवाल ये था कि वो जंगल में बच्ची आई कहाँ से थी, जहाँ आस पास ना बस्ती थी और ना ही कोई इंसान। बच्ची जंगल में कर क्या रही थी? मैंने हेल्पर से पूछा, तुझे बच्ची कहाँ से मिली? उसने मुझे देखकर कहा कि ये तो यहीं खड़ी थी, पहले ये रोड पर आई। मैंने उसे ट्रक में आने के लिए कहा, लेकिन ये ट्रक में भी नहीं आई, ये भागते हुए यहाँ आकर रुक गई। मैंने सोचा कि बच्ची को ठंडी ना लग जाए, इसीलिए ट्रक के अंदर से कपड़े का चादर लेकर इसे उड़ाने आ गया। जिस पर मैंने कहा कि ठीक है, चल जल्दी, हमें जाना है। उसने कहा कि पाजी, इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना सही नहीं होगा, हम इसे भी अपने साथ ले लेते हैं। मैंने भी कहा ठीक है, इससे पूछ ले कहाँ रहती है, हम इसे वहाँ तक छोड़ देंगे।
उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप हमारे साथ एक अच्छे बच्चे की तरह ट्रक तक वापस आ गई। जब मैकेनिक ट्रक को देखने लगा तब पता नहीं उस बच्ची को क्या हुआ कि वो हमें देखकर गुर्राने लगी, और गुर्राते गुर्राते अचानक उसने इतना बड़ा मुंह खोल दिया कि मानो उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। जितना बड़ा उसने अपना मुंह खोला था, देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमें अक्खा ही निगल जाएगी। मैं ये देखकर राजू की छाती पर जोर से मारा, क्योंकि वो ठीक राजू के बाजू में खड़े रहकर, यानी कि मेरे हेल्पर के बाजू में खड़े रहकर मुंह खोल रही थी। मुझे हेल्पर का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। राजू दूर जाकर गिरा, जिसके बाद मैं और राजू तुरंत ही उठे और डर के मारे वहाँ से भागकर रोड क्रॉस कर लिए। हाँ, लेकिन जो वहाँ पर मैकेनिक खड़ा था वो शायद ये सब नहीं देख पाया, इसीलिए वो उस आत्मा की लपेट में आ गया। उसके बाद हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने उसकी छाती फाड़ कर पता नहीं अंदर से क्या क्या निकाल कर खाने लगी, और उसकी एक टांग पकड़कर उसे घने जंगल में ले जाने लगी। वो चीखता चिल्लाता रहा। आज भी उसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। ये सुनकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ट्रक वालों के साथ कभी कभार इतनी दुर्घटना हो जाती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर ने बताया कि हम लोग सुबह तक वहीं रास्ते पर बैठे रहे और इंतज़ार करने लगे। हालांकि ठंड बहुत थी, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम ट्रक के साइड में जाकर खड़े हो। हम पूरी रात सामने वाली सड़क पर ही निकाल दिए। जब सुबह हुई तब हमने मदद मंगाई और फिर ट्रक चालू करके वहाँ से निकल गए। उसके कुछ ही दिनों के बाद, शायद 2 महीना या 3 महीना हो चुका रहेगा, तब मैं वापस से उसी रास्ते से गुजर रहा था। फिर रास्ते के बाजू में वो मैकेनिक की दुकान एकदम से मुझे नज़र आई, जो कि बंद पड़ी थी और दुकान के बाहर जाले लगे हुए थे, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि शायद उस रात के बाद से कभी ये दुकान खुली ही नहीं। मुझे आज भी इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो दोस्तों, ये थी राय की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी कोल्हापुर से अक्षय ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन फिर भी 6 से 7 साल हो चुके होंगे। मैं एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता हूँ। अक्सर ही मुझे रोज़ के रोज़ 30 से 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। यही नहीं, कई बार तो मुझे काफ़ी लंबा लंबा पैदल भी चढ़ना पड़ता है। कभी कभार कंपनी से बाइक मिल जाती है तो कभी रिक्शा का भाड़ा। एक बार की बात है कि मुझे रिक्शा का भाड़ा मिल चुका था और मुझे रिक्शा से जाना था। लेकिन उस दिन मेरे जितने भी कस्टमर्स थे, यानी जिस किसी के भी पास मुझे ऑर्डर लेने जाना था, सभी लोगों ने मुझे शाम के 5 बजे का टाइम दिया था। मुझे अच्छे से याद है 3 या 4 लोग थे वो। तो मैंने सोचा कि एक एक के पास अगर 1-1 घंटा भी लगेगा तो बहुत से बहुत मैं रात के 10 बजे तक अपने घर लौट आऊँगा। मैं स्टेशन के पास चला गया, क्योंकि हमारे घर के आसपास तो रिक्शा नहीं मिलती है। स्टेशन के पास आसानी से रिक्शा मिलती है। एक रिक्शा वाला, जो कि मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, मैंने उससे कहा कि यहाँ यहाँ चलना है। वो मान गया। मैं उसके रिक्शा में बैठ गया और रिक्शा में चलते चलते वो जिस रास्ते से मुझे ले जा रहा था, मुझे पता तो था कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ ऐसा रास्ता आता ही नहीं। मैंने उससे कहा कि भाई, ये कहाँ ले जा रहे हो? जिस पर उसने मुझे देखकर कहा कि खामोश रहो, मुझे पता है ये रास्ता कहाँ से कहाँ निकलता है। वो रास्ता शाम के समय ऐसा लग रहा था कि रात के 2 बज रहे हो। आसपास बिल्कुल सन्नाटा सा था। हालांकि सूरज डूबा नहीं था, उसके बावजूद मुझे अजीब सा डर लग रहा था। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उसने मुझे बराबर वो जगह पहुंचाया जहां पर मुझे जाना था। उसके बाद मैं उस रिक्शा से उतरा और अपनी पार्टी से मिलने के लिए उनके ऑफिस पर चला गया। काफ़ी देर के बाद जब मैं उस ऑफिस से निकला तो मुझे बहुत देर हो चुकी थी।
तकरीबन 8:30 बज चुके थे। मैंने उसे दूसरी जगह के लिए कहा। वो मान गया। हम लोग दूसरी जगह गए। वहाँ पर भी पार्टी से बात करने में मुझे और ज़्यादा वक्त लग गया। 10:30 तो सिर्फ 2 ही मीटिंग में हो गए थे। मैंने उससे कहा कि आप चल सकते हो, जिसके बाद उसने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मैं चल सकता हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हो वो तुम ही हो मेरे लिए। मुझे ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत ही पूछा, मतलब क्या है? जिस पर उसने कहा कि यानी कि आज मुझे दूसरे भाड़े मारने की ज़रूरत नहीं। शाम से ही मैं आपके साथ घूम रहा हूँ, तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आज पूरा टाइम आपके साथ रहूँ और आपका काम भी ख़त्म करवा दूँ। जैसे ही आपका काम ख़त्म होगा, उसके बाद मेरा भी काम ख़त्म हो जाएगा। उसकी बातें तो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं मन ही मन सोचा, क्या पता इसने शायद दारू पी लिया है। लेकिन जैसे ही तीसरी जगह हम पहुँचे, वहाँ पर पार्टी से बात करने के बाद मुझे रात के 12 बज गए। और जो मेरी चौथी पार्टी थी, उन लोगों से रात के 12 बजे बात करना सही नहीं था। इसीलिए रिक्शा ड्राइवर से मैंने कहा कि अब एक काम करते, घर चलते हैं। उसने भी हाँ में मुंडी हिलाया और चुपचाप चलने लगा। वो घर की तरफ नहीं, बल्कि मुझे कहीं और लेके जा रहा था। मैं लड़खड़ाती आवाज़ में उससे कहा, ये कहाँ लेकर जा रहे हो? जिस पर उसने फिर से मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसने एक जगह रिक्शा रुका दी। आसपास सिर्फ और सिर्फ खेत थे। मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रात के 12 बजे ऐसा सुनसान रास्ता लग रहा था कि मानो अगर मैं वहाँ पर किसी से मदद के लिए चिल्लाऊं भी, तब भी कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। मैंने उससे कहा, भाई ये आपने कहाँ लेकर आ गए? इसके बाद वो एक झटके से पूरी मुंडी अपनी पीछे घुमा दिया, यानी कि 180 डिग्री में मुंडी घुमाकर मुझे देखकर हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा कि तूने तेरा काम ख़त्म कर लिया, अब मेरी बारी है। ये कहकर उसने ज़ोर से मेरा गला पकड़ा और गले को दबाने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वो करीब ऐसा आ रहा था कि मानो उसे मेरे गले पर से खून चूसना हो। मैंने अपने दोनों हाथों से उसकी मुंडी पकड़ रखी थी और पीछे की तरफ धक्का दे रहा था। और मुझे तब समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेत या आत्मा है। हो सकता है कि ये पिशाच भी हो। मैंने तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और भगवान का नाम ज़ोर ज़ोर से जपने लगा। जिसके बाद वो एक हवा में उड़ते हुए इतनी ताकत से पीछे हुआ कि रिक्शा की आगे की कांच तोड़कर वो वहाँ से बाहर जाकर गिरा। जिसके बाद कांचें उसके बदन में चुभ चुकी थी और उसके बदन से खून बहने लगा था, लेकिन उसका खून लाल की बजाय काले रंग का था। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैं वहाँ से तुरंत भागना शुरू किया, लेकिन घने जंगल में मैं कहाँ भागता? मुझे रास्ता ही नहीं पता था। बस वही कच्ची सड़क पता थी जहाँ से वो रिक्शा आई थी। मैं उसी सड़क की तरफ दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो कि साइकिल पर दूध के केन लेकर जा रहा था। पता नहीं इतनी रात में वो आदमी क्या कर रहा था। मैं तुरंत भागते भागते उसे चिल्लाने लगा और उसके पास जाकर रुक गया। मैंने उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि साहब, ये रास्ते में अक्सर रात के समय पिशाच घूमते हैं। हालांकि बहुत सारे शहर के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसे देखा है। इसके बाद उस आदमी ने अपने हाथ पर एक लाल धागा बंधा हुआ दिखाया और कहने लगा, हमारे गांव के और जंगल में से हर गुजरने वाले व्यक्ति के पास ये लाल धागा हाथ पर होता ही होता है, जिसकी वजह से पिशाच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद मैंने उस आदमी से बाहर जाने का रास्ता पूछा, जिसके बाद उसने कहा कि रास्ता तो यहाँ से सीधा ही है, लेकिन मेरे जाने के बाद वो पिशाच तुम्हारा खून पीने ज़रूर वापस आएगा। मैंने उससे कहा कि इससे कुछ बचने का उपाय दे दो। जिसके बाद उसने अपने हाथ का धागा खोला
और उसमें से आधा काट कर मुझे दे दिया। कहने लगा, इसे हाथ पर बांध लो। उसके बाद वो पिशाच किया, कोई भूत प्रेत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चले गया। मैंने वो धागा अपने हाथ पर बांध लिया। वाकई में वैसे ही हुआ जैसा वो आदमी ने कहा था। वो पिशाच मेरे पीछे भाग कर आने लगा और जैसे ही उसने मेरी हाथ पर वो धागे को बंधा हुआ पाया तो दूर से ही खड़ा हो गया और मुझे देखकर कहने लगा, आज तुझे इस धागे ने बचा लिया, अगली बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर वो पीठ मोड़कर वहाँ से भाग गया। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सचमुच एक पिशाच था या फिर कोई प्रेत आत्मा। दोस्तों, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी शाकिर और संकेत की है। तो चलिए कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सुनाता हूँ। शाकिर गाड़ी चला रहा था। बाजू में फ्रंट सीट पर संकेत बैठा हुआ था। रास्ता बिल्कुल शांत और सुनसान था। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि संकेत बहुत ज़माने बाद अपने गांव लौट रहा था। शाकिर उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो उसे लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर गया हुआ था। दोनों ही जन प्लेटफॉर्म पर तो 12 बजे के आसपास ही मिल लिए थे, लेकिन बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और घर लौटने के लिए उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। रेलवे स्टेशन से उनका घर तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास था। दोनों ही दोस्त रात के समय जब गाड़ी में निकले तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ठंड के मारे संकेत ने शाकिर से कहा, यार अब गांव में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। पहले मुझे ऐसा याद है कि इतनी ठंड नहीं पड़ती थी। जिस पर हंसते हुए शाकिर ने कहा, ये ठंड है, कोई फसल नहीं कि कभी भी कम ज़्यादा होगी। तुझे शायद याद नहीं, लेकिन पहले भी गांव में इतनी ही ठंड पड़ा करती थी। दोनों ही दोस्त अपनी मस्ती में बातें करके चले ही जा रहे थे कि गाड़ी एकदम से कब्रिस्तान के सामने जाकर रुक गई। यानी कि रास्ते में तो कब्रिस्तान पड़ता ही था, लेकिन क्या पता था कि वहाँ पर गाड़ी ऐसे अचानक से बंद हो जाएगी। संकेत ने हंसते हुए शाकिर से कहा, यार तू अब भी नहीं बदला, प्लीज़ ये सब मस्ती मजाक मत कर, मैं बहुत थक गया हूँ। जल्द से जल्द गाड़ी चला और मुझे घर तक पहुँचा दे। जिस पर शाकिर ने कहा, यार मैंने सचमुच गाड़ी नहीं बंद की, गाड़ी अपने आप पता नहीं कैसे बंद हो गई। संकेत ने जिस पर हंसते हुए कहा, अबे जा, मैं तेको बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा ये सब छोड़, ये बता क्या आज भी गांव वाले उस अफवाह पर ध्यान देते हैं कि इस कब्रिस्तान में रात के समय बुरी रूहें निकलती है और लोगों को परेशान करती है, उन्हें मार डालती है? जिस पर शाकिर ने कहा, ऐसी सब बातें अभी करना ठीक नहीं है, और मैं तुझे एक बात और ये बता देता हूँ कि ये अफवाह नहीं बल्कि सच है। अभी कुछ महीने पहले ही एक घटना ऐसी अजीब सी यहाँ घटी थी। वो आदमी का आज तक कोई अता पता नहीं चला। काफ़ी समय बाद जब एक कब्र को खोदा गया दूसरा मुर्दा डालने के लिए, तब उसकी लाश उस कब्र में से निकली। सवाल ये था कि किसी ने भी उसको नहीं दफनाया था। तो क्या एक आदमी खुद से अपने आप को दफन कर सकता है मिट्टी के अंदर? ये कहकर शाकिर एकदम चुप हो गया। संकेत भी अब शायद थोड़ा सा डरने लगा था। संकेत ने शाकिर से कहा, चल चल ठीक है, तू गाड़ी चालू कर और मुझे जल्दी घर पर छोड़ दे। लेकिन शाकिर सेल्फ स्टार्ट मार ही रहा था, पर गाड़ी तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संकेत उस ठिठुरती ठंड में बाहर निकला और शाकिर को बोला, एक काम कर, तू यहाँ से हट, मैं गाड़ी एक बार चालू करके देखता हूँ। लेकिन संकेत से भी गाड़ी चालू नहीं हुई। गाड़ी में सामान भी काफ़ी सारा था जो संकेत लेकर आया हुआ था। दोनों ही जन सारा सामान निकाल कर पैदल जाने का सोच रहे थे कि तभी एकदम से शाकिर बोला, अरे पागल, यहाँ से अपना घर और भी कम से कम 7-8 किलोमीटर है। हम यहाँ से अगर जाएंगे तो पहुँचने में ही सुबह हो जाएगी। गाड़ी को ही कोशिश करते हैं चालू करने की। अगर गाड़ी चालू हो जाती है तो हम 5 मिनट के अंदर अपने घर पहुँच जाएंगे। दोनों जन ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें कब्रिस्तान में
बहुत ज़्यादा धुआं शायद वो ठंड की वजह से दिख रहा था, लेकिन उस सफ़ेद धुएं में एक काला साया, या फिर यूँ कह सकते हो कि काला इंसानी आकार का धुआं बना हुआ उन्हें नज़र आ रहा था। वो धुआं काफ़ी डरावना जैसा लग रहा था। उसकी दो चमकती आंखें भी इन्हें साफ साफ दिख रही थी। अजीब बात यह थी कि वो कब्रिस्तान के गेट तक आकर रुक गया। दोनों जन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए और वो ऐसी अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था कि मानो जैसा रात के समय कुत्ते रोते हैं। शाकिर और संकेत ये सब देख ही रहे थे कि तभी अचानक से सचमुच वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते जमा हो गए और कब्रिस्तान की गेट की तरफ देखकर वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे, बल्कि भौंकने क्या, रोने लगे। शाकिर ने संकेत से कहा, देख, ये अफवाह नहीं है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये बुरी रूह कभी भी कब्रिस्तान के बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए गेट पर जो ताला लगाया गया है उस पर कुछ आयतें पढ़कर फूकी गई है, जिसकी वजह से ये बुरी रूह चाहकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। संकेत जिस पर हंसने लगा, तो क्या बुरी रूह खाली गेट से ही बाहर आ सकती है? उनके लिए दीवार क्या है, वो ऊपर से भी आ सकती है। इतना बड़ा कब्रिस्तान है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो गेट से ही बाहर निकलेगी। ये सब कहकर संकेत उस कब्रिस्तान के गेट के पास गया। संकेत कब्रिस्तान के गेट से लगभग 10 फुट जितना दूर था और वो काला साया कब्रिस्तान के गेट को लगकर ही था। सारे कुत्ते अभी भी रो ही रहे थे। संकेत ने दूर से ही आवाज़ लगाई, क्या तुम बुरी रूह हो? और ये कहकर हंसने लगा। जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि उस काले साये ने अपना हाथ आगे किया। उसका हाथ भी धुएं के जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसानी आकार का काला धुआं लंबा होकर बाहर आकर संकेत को खींच रहा है। यानी कि वो काला साया तो गेट के अंदर ही था, लेकिन उसका हाथ 10 फुट जितना लंबा हो गया और उसने संकेत का कॉलर पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचा। इतनी जोर से खींचा कि संकेत कब्रिस्तान के गेट को बहुत जोर से टकराया और उसके सर और मुंह से खून चालू हो गया, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां पर गिर पड़ा। ये देखकर शाकिर घबरा गया। संकेत वहां पर चिल्ला रहा था। इसके बाद कब्रिस्तान के गेट के नीचे से, जो बहुत बड़ी जगह होती है, वहां पर से उस काले साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और संकेत का पैर पकड़कर उसे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगा। ये सब देखकर शाकिर के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए भागते हुए वो कब्रिस्तान की दीवार जंप करके उसे बचाने की कोशिश में जुट गया। भागते भागते वो आखिरकार संकेत तक पहुंच गया और संकेत के दोनों हाथ उसने पकड़ लिए, जिसके बाद वो काले साये को खींचने में थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन वो बुरी शक्ति में इतनी ताकत थी कि अब वो संकेत के साथ साथ शाकिर को भी खींचे चली जा रही थी। पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी, लेकिन बस खींच रही थी। संकेत ज़ोर ज़ोर से एक ही बात कर रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से हटाओ, कि तभी शाकिर ने ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो काला साया एक झटके से गायब हो गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया। संकेत को शाकिर ने जैसा तैसा उठाया और उसी कब्रिस्तान के गेट से वो लोग बाहर निकले। जब तक कब्रिस्तान के गेट को पार करके बाहर नहीं निकले थे, तब तक शाकिर आयतुल कुर्सी पढ़ ही रहा था। बाहर निकलकर दोनों ही दोस्त भागते हुए कार में आकर बैठ गए और जब कार में आकर बैठे तब शाकिर ने संकेत को देखा कि उसके मुंह से खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा है। जैसा तैसा उसने रुमाल से संकेत के खून को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी उसे याद आया कि गाड़ी चालू कर कर घर पे चले जाना ही बेहतर है। लेकिन गाड़ी की चाबी तो कब्रिस्तान के अंदर ही छूट गई थी। खींचमतानी में वो चाबी अंदर रह चुकी थी। शाकिर ने संकेत से कहा, कुछ भी हो जाए तू यहाँ से मत निकलना, मैं बस अभी जाकर चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर शाकिर
फिर से कब्रिस्तान की दीवार को जंप करके अंदर गया। इस बार वो आयतल कुर्सी पढ़ ही रहा था। अब जाकर उसे समझ में आया था कि गाड़ी वहां पर अपने आप क्यों बंद हुई थी। इससे पहले भी कई लोगों ने वहां पर चलती हुई गाड़ी या फिर चलती हुई बैलगाड़ी को अपने आप रुकने का दावा किया था। शाकिर मन में अपने आप को कोस रहा था कि काश जब गाड़ी बंद हुई मैं तभी ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता तो अभी ये गाड़ी अपने आप चालू हो गई होती, क्योंकि गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं था। वो आत्मा रात के समय वहाँ से गुजरने वालों को अक्सर रुका लेती, परेशान करती और जो उसकी चपेट में आ जाता उसकी जान ले लेती। शाकिर कब्रिस्तान के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अपनी चाबी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे अपनी चाबी दिखाई दी। जैसे ही वो चाबी के पास गया और चाबी को उठाने लगा, वैसे ही पता नहीं कहाँ से हवा में एक फावड़ा उड़ते हुए शाकिर की तरफ आया और उसे बहुत जोर का वो पीठ पर लगा, जिसके बाद वो जोर से गिर गया। शाकिर हिम्मत नहीं आ रहा, वो अब भी आयतल कुर्सी पढ़ ही रहा था। उसने चाबी उठाई और भागते हुए कब्रिस्तान की उसी दीवार के पास भागा जहाँ से वो कूद के अंदर आया था। लेकिन सामने उसने देखा कि इस बार एक काला साया नहीं बल्कि 3 से 4 काले साये वैसे ही धुएं के आकार में खड़े हुए थे और शाकिर को देखकर बस उनके मुंह से कुछ गिर रहा था। शायद शाकिर का ऐसा मानना है कि वो खून ही था, लेकिन अंधेरे में समझ नहीं पा रहा था। जैसा तैसा शाकिर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर वहाँ से निकला और उसने पढ़ना बंद नहीं किया। फिर जब गाड़ी में बैठकर सेल्फ मारा तो गाड़ी भी चालू हो गई। दोनों ही जन रात के तकरीबन 3 सवा 3 बजे अपने घर पर पहुंचे और जब घर पर पहुंचे तो शाकिर ने सारी बात अपने घर वालों को बताई और संकेत को बताई, जिसके बाद घर वालों ने भी खूब डांटा और शाकिर को और संकेत को अगली बार वहां जाने के लिए सख्त मना कर दिया है। कहा जाता है कि अब वो कब्रिस्तान को चारों तरफ से एक पवित्र धागे से बांध दिया गया और उसके बाद से लेके अब तक वहाँ पर कोई भी मुर्दा दफनाया नहीं जाता है, बल्कि गांव वालों ने एक दूसरा ही कब्रिस्तान बना लिया है। अब मुर्दों को वहाँ पर गाड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी शाकिर और संकेत की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी रहीम की है, जो कि आज से 60 साल पहले टमटम चलाया करता था। ये बात मीरा अली दातार की है। जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि वहाँ पर अक्सर भूत प्रेतों को आंगों में से यानी कि शरीरों में से निकाला जाता है। वो दरगाह इसीलिए बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक रात रहीम टमटम लेकर सवारी के इंतज़ार में खड़ा था। मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई सवारी नहीं मिली तो 10-15 मिनट में अपने घर लौट जाऊंगा। और वैसे ही हुआ। 15 मिनट गुजर जाने के बाद जब उसे लगा कि अब शायद ही कोई सवारी मिलेगी तो वो वहाँ से अपनी टमटम घुमा लिया और बस घर के लिए बढ़ने ही वाला था कि पीछे से उसे एक आवाज़ आई जिसने कहा, ओ टमटम वाले, चलोगे? ये सुनकर रहीम एकदम से अपनी टमटम रोक दिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि 2 मौलाना थे। वो लोगों के गले में शायद चांदी की बहुत बड़ी बड़ी मालाएं थी। दोनों जन बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे थे, जिस पर रहीम ने कहा कि हाँ सरकार, क्यों नहीं चलेंगे, आ जाओ। दोनों ही जन टमटम में बैठ गए और बैठकर रहीम से कहने लगे कि हमें कब्रिस्तान वाली मस्जिद जाना है। वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट का काम है, उसके बाद तुम हमें वापस से यहीं लाकर छोड़ दो। रहीम इस पर मान गया। दोनों जन उस टमटम में बैठे। रहीम उनको कब्रिस्तान वाली मस्जिद के पास जाकर छोड़ा और बाहर इंतज़ार करने लगा। रहीम को उस मस्जिद से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कुछ ऐसी थी कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से ऊपर वाले को याद कर रहा हो।
जैसे ही वो लोग उस मस्जिद से निकले, वो आवाज़ भी बंद हो गई। ऐसा दृश्य देखने के बाद उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो ये सोच रहा था कि क्या यही लोग अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से ऊपर वाले का नाम लेते हैं या पता नहीं क्या है। जब रहीम को वो लोग वापस से उसी चौराहे पर छोड़ने को कहा तो रहीम ने उन्हें वहीं पर लाकर छोड़ दिया। जिसके बाद उन दोनों मौलानाओं ने रहीम को 100 रुपया दिया। आज से 60 साल पहले 100 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। रहीम ने हंसते हुए कहा कि साहब, ये तो मेरे पूरे महीने की कमाई नहीं है, मैं इसका छुट्टा आपको कहाँ से दूंगा। जिस पर दोनों मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तुम रख लो, हमें छुट्टा नहीं चाहिए। बस अब तुम्हारे ज़िम्मे एक काम है, और वो ये है कि रोज़ रात में हमें यहीं से तुम ले लेना, और फिर वैसे ही 15 मिनट तक हम उस मस्जिद में रहेंगे। उसके बाद तुम हमें यहीं लाकर छोड़ देना, हम तुम्हें रोज़ का 100 रुपया देंगे। उस ज़माने में 100 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। धीरे ही धीरे देखते देखते रहीम की और उसके घर वालों की हालत बदलने लगी। अब उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा हो चुका था। आसपास के लोग ये देखकर बहुत परेशान थे कि ये भी तो टमटम चलाता है जैसा हम चलाते हैं, लेकिन अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ लोगों ने उस ज़माने में पुलिस में जाकर रहीम की कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस की नज़र रहीम पर ही रहती थी। और आखिरकार देखते ही देखते वो लोगों ने रहीम को रात के समय वही दोनों मौलानाओं के साथ पकड़ लिया। पुलिस वाले ने तीनों को उठाकर जेल में डाल दिया और पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन रहीम ने कहा कि साहब, मैं इन्हें सचमुच नहीं जानता, ये कौन है क्या है, बस मुझे सवारी के अच्छे पैसे मिल जाते हैं तो मैं इन्हें इनकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता हूँ। पुलिस वाले ने मौलानाओं से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जिस पर वो थानेदार ने कहा कि अभी तो बहुत रात हो गई है, तुम लोगों से कल सुबह में इसका हिसाब करूँगा। जब अगली सुबह थानेदार अपने पुलिस स्टेशन पहुँचा तो पाया कि रहीम सिर्फ अकेला ही जेल में बंद था। वो दोनों मौलाना कहाँ थे किसी को नहीं पता। जब रहीम से पूछताछ शुरू की तो रहीम ने कहा कि रात के समय मैं तो सो गया था, और जब मैं उठकर देखा तो वो दोनों मौलाना मेरे साथ जेल में थे ही नहीं। थानेदार इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था, क्योंकि चाबी तो उसके पास थी। आखिरकार ये दो लोग कहाँ गायब हुए जिसका कोई अता पता नहीं था। थानेदार ने फिर रहीम को छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों तक ऐसा हुआ कि अचानक से हवा में से ही हाथ आता और पुलिस वाले को ज़ोर से पड़ता। कई बार उसके कानों में ये आवाज़ सुनाई देती कि बिना तहकीक के कभी भी कोई एक अच्छे इंसान को उठाकर जेल में ना डालना। जिसके बाद थानेदार बहुत डरा डरा रहने लगा, और एक दिन जब उसके गाल पर ज़ोर से चमाट पड़ा, जिसकी वजह से उसके गाल लाल हो गए, वो वहीं पर तुरंत कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और हवा में ही बातें करने लगा कि आज के बाद मैं कोई भी बेगुनाह को बिना तहकीक के जेल में नहीं डालूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद रहीम रात के समय अक्सर टमटम लेके घुमा करता था कि वो दोनों मौलाना उसे फिर कभी दिख जाए, लेकिन उसके बाद उन दोनों मौलाना का कोई अता पता नहीं मिला। वो कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, किसी को कुछ नहीं पता। अब सवाल ये है कि क्या वो इंसान थे या जीन थे या भूत थे। ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी रहीम की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। राजीव की जो कहानी है ये भी दोस्तों बहुत मज़ेदार है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, घड़ी में लगभग 9:30 ही बज रहे थे। तभी ही राजीव का दोस्त उसके पीछे बाइक पर बैठकर राजीव से कहने लगा, अरे भाई, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? इतनी बड़ी सड़क है लेकिन यहाँ एक इंसान तक नहीं दिख रहा। जिस पर राजीव ने कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या इस सड़क से रोज़ आता जाता हूँ? तुमने ही कहा
शॉर्टकट लेने के लिए। इस शॉर्टकट की चक्कर में मुझे तो लगता है कि हम दोनों रवि की शादी में आज नहीं बल्कि कल बारात में पहुंचेंगे। और जब वो ये बात कह रहा था तब वो बहुत गुस्से में था। अरे यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? रुक, मैं ही कुछ रास्ते का बंदोबस्त करता हूँ, यानी कि रास्ता ढूंढने का व्यवस्था करता हूँ। लेकिन आसपास कोई दिखे तब ना रास्ता पूछे। पर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। देखते ही देखते अचानक से एक आदमी उन लोगों को खेत के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया। वो आग सेक रहा था। उसकी शक्ल काफ़ी भयंकर दिख रही थी, मानो अगर कोई बच्चा उसे देख लेवे तो शायद जगह पे उसकी मौत हो जाए। हम लोग उस आदमी के पास चले गए और उससे जाकर बात करने लगे, जिसके बाद उसने कहा कि यहाँ से सीधा ही जाना है, आपको कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना। जहाँ ये रास्ता ख़त्म होगा वहाँ पर आप लोग की मंजिल भी आ जाएगी। दोनों अंधेरी रात में बाइक की हेडलाइट की रोशनी में रास्ते को देखकर हैरान हो ही रहे थे कि अचानक से सामने उन लोगों को सड़क दिखाई दी। अलग अलग सड़क थी, जिस पर राजीव ने कहा, यार मैंने चौराहा देखा है, 3 रास्ते अलग अलग जाते हुए देखा है, ये कैसा रास्ता है? यहाँ से तो 6 अलग अलग सड़कें जाती है। अब हमें क्या पता कि हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? जिस पर पीछे से बैठे दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, फिर से उसी आदमी के पास चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, वो लगभग यहाँ से 2 या 3 ही किलोमीटर दूर होगा। क्योंकि देख, अगर गलत रास्ता हमने ले लिया तो पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। दोनों दोस्त इस बात पर मान गए और गाड़ी को घुमा लिया। जब फिर से उस जगह पर पहुँचे तो पाया कि सिर्फ आग जल रही थी। लेकिन वो आदमी जिसने उन लोगों को पता बताया था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब सोचने वाली बात ये थी कि वो आदमी अचानक से कहाँ चला गया। दूर दूर तक नज़र दौड़ा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तभी राजीव ने कहा, यार कमाल है, इतना जल्दी किसी आदमी का गायब हो जाना बहुत मुश्किल जैसा लगता है। दोनों दोस्त फिर से बाइक घुमाए और आगे की तरफ बढ़ गए। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 6 रास्ते के पास पहुंचने के बाद राजीव ने कहा, एक काम करते हैं, हम 2-2 किलोमीटर सभी रास्ते पर जाकर देखते हैं। हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मदद मिल ही जाए। जिसके बाद वो लोगों ने पहला दाएं रास्ता लिया, लेकिन वहाँ पर 2 किलोमीटर चलने के बाद कोई नहीं दिखा। उन लोग ने अगला रास्ता चुना। जब अगला रास्ता चुना तो वहाँ पर भी कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, जब वहाँ से लौटकर तीसरा रास्ता चुना, यानी कि जो रास्ता बिल्कुल सीधा ही जाता था, जब उस रास्ते पर वो लोग गए तो उन्होंने उसी आदमी को देखा जो अभी कुछ देर पहले पीछे आग लगाकर बैठा था। वो आदमी अभी भी आग का सेका ले रहा था। एक अजीब बात ये थी कि वो आदमी इनसे पहले इतना दूर कैसे पहुंच गया। राजीव ने उसको देखते ही कहा कि आप तो वही हो ना जो हमें पीछे दिखे थे, इतना जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए? और वो आग जो तुम वहाँ पर जलाए थे, वो आग यहाँ पर जलाकर क्यों बैठे हो? जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम्हें रास्ता बता सकूं। ये कहकर वो आदमी थोड़ा गुस्से में आ गया और राजीव को देखकर कहने लगा, मैंने कहा था ना, कोई दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, बस सीधा ही सीधा चले जाना है। अब भी तुम्हारी मंजिल इसी रास्ते पर है। जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, यहाँ से एकदम सीधे चले जाओ। राजीव को शायद उस वक्त यकीन आ गया था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, हम यही रास्ते से जाएंगे। दोनों ही दोस्त वही रास्ते से आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते तकरीबन 8 किलोमीटर कुछ वो लोगों ने पार किए होंगे कि रास्ता जाकर आगे जंगल में ख़त्म हो गया और सामने एक घना विशाल सा जंगल दिख रहा था। राजीव को ये देखकर बहुत अजीब लगा। उसने गुस्से में आकर कहा कि वो पागल आदमी की बात सुनकर देखो हम कहाँ पर आ गए, अब यहाँ से निकलेंगे कैसे? वो ये बात कर ही रहा था कि अचानक बाइक के सामने वही आदमी खड़ा हुआ। जब बाइक की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी तब उसका असली चेहरा और भी ज़्यादा समझ में आया, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, आंखें पूरी के पूरी काली थी, यानी कि आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है
वो भी काला था। चेहरे पर उसके अजीब सा डर और मनहूसियत महसूस हो रही थी। जब उसने मुंह खोला तब उसके मुंह से शायद उसका थूक टपक रहा था, लेकिन वो थूक अजीब ही लग रहा था। इतना डरावना मंजर शायद ही राजीव और विशाल ने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। राजीव ने उससे कहा कि तू हम लोग को उल्लू क्यों बनाया, और गुस्से में आकर बाइक से उतरा ताकि वो जाकर उसे मार सके या पकड़ सके। जिस पर उस आदमी ने कहा, मैंने कोई उल्लू नहीं बनाया, मेरे पीछे चलते रहो। राजीव और विशाल दोनों बाइक से उतर गए और उसके पीछे चलने लगे। वहां पर जाकर देखा तो एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर लाइटिंग्स वगैरह थी, यानी दो चार लाइट्स लगी होंगी। जिसके बाद उस आदमी ने कहा कि अंदर मेरी बेटी है। जिस पर विशाल ने कहा, तो हम क्या करें, तेरी बेटी है तो हमें रास्ता चाहिए था। उसने कहा कि पहले मेरी बेटी की डोली उठेगी, तुम दोनों को अंदर चलना पड़ेगा। विशाल ने राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार हम अंदर नहीं जाएंगे, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। राजीव ने कहा, चल चलकर देख तो लेते हैं। जब अंदर गया तो अंदर दुल्हन के कपड़े में एक औरत बैठी हुई थी, जिसने सर पे घूंघट डाला हुआ था, और वो ऐसी लग रही थी कि पता नहीं कई जमाने से उसे खाना ना मिला हो। वो चुपचाप खटिए के ऊपर बैठी हुई थी और खटिए के दोनों तरफ दिए जल रहे थे। राजीव धीमे धीमे उसके नज़दीक गया और जाकर उसको बुलाने लगा। राजीव ने कहा, आप सुन रहे हो मुझे? जिस पर उसका कोई जवाब नहीं था। फिर विशाल ने आवाज़ लगाई, लेकिन इसके बाद भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जो उस लड़की के बाप होने का दावा कर रहा था वो बाहर ही खड़ा था। देखते ही देखते उसने उस झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से कड़ी लगा दी। राजीव और विशाल दोनों जाकर झोपड़ी को खटखटाने लगे कि दरवाज़ा खोल, हमें बाहर निकलना है। लेकिन वो तो दरवाज़ा खोलने से रहा, उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं। राजीव और विशाल अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद देखते ही देखते उस औरत ने अपने सर पे से धीरे धीरे घूंघट को हटाया, और जब उसकी शक्ल ये दोनों ने देखे तो मानो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी, वो हो ना हो किसी औरत की आत्मा ही थी, क्योंकि कोई भी आदमी इतना डरावना या बदसूरत कभी दिख ही नहीं सकता है। जब दोनों को होश आया तब रात के लगभग 2 बज चुके थे। दोनों ही जन उठकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उस औरत को ढूंढने लगे। ना वो औरत दिखी और ना ही तो उस औरत का बाप। फिर दोनों ने देखा कि झोपड़ी का दरवाज़ा तो खुला है। दोनों जन उस झोपड़ी के बाहर भागते हुए निकले, लेकिन जब बाहर निकले तो देखा कि सामने ही वो औरत और उसका बाप खड़े हैं। जिसके बाद उसके बाप ने एक गुर्राती हुई आवाज़ में कहा कि मैं तुम लोग के होश में आने का ही इंतज़ार कर रहा था। अब दोनों में से किसी एक को मेरी बेटी से शादी करना ही पड़ेगा। ये कहकर उसकी बेटी एक झटके से हवा की झोंके की तरह हमारे दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। पता नहीं वो कैसे आकर खड़ी हो गई। एक आम आदमी के लिए ऐसा करना तो नामुमकिन जैसा था। शायद उसके पैर ज़मीन पर थे ही नहीं। वो हवा में ऐसा तैरते हुए आ गई जैसा मानो कोई पंछी हो। बीच में आकर खड़े होकर उसने हम दोनों का हाथ पकड़ ली और मुस्कुरा कर कहने लगी कि आज कोई एक ही यहाँ से जिंदा जाएगा। राजीव और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए दोनों को भी एक दूसरे की जान गंवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। राजीव ने विशाल से कहा कि भगवान का नाम जपना शुरू कर। ये कहकर वो खुद भी ज़ोर ज़ोर से कभी हनुमान जी का नाम लेता तो कभी राम जी का नाम। दोनों ही दोस्त चिल्ला ही रहे थे, और इस वक्त जो चुड़ैल उनके बीच में थी वो उनका हाथ छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोनों दोस्तों ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं, बल्कि लगातार बोलते ही रहे। तब तक बोलते रहे जब तक वो वहाँ जलकर राख खाक नहीं हो गई। इसके बाद एक मिट्टी का ढेर जैसा बन गया था। वो औरत शायद अब पूरी तरीके से जल चुकी थी, और जो बाप सामने था वो एक हवा के झोंके के जैसा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दोनों जन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। भागते हुए
अपनी बाइक के पास पहुँचे, बाइक चालू किया और फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते आखिरकार सुबह तक अपने घर के पास पहुँच ही गए। इसी वजह से शायद वो लोग अपने दोस्त की शादी में भी ना जा पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी पिछली कहानी में कुछ फॉल्ट था जिसकी वजह से वो कहानी हमें डिलीट करना पड़ा। अगर आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो सुन रखा है तो आप लोग इस कहानी को अभी से ही छोड़ सकते हो, और अगर नहीं सुना है तो चलिए अब पुराना वीडियो यहाँ से चालू करते हैं। हमारी आज की पहली कहानी अलीशा की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अलीशा है और मैं आज जो घटना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये घटना मेरी बहन जहरा के साथ हुआ था। हालांकि वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैं उसे सगी से ज़्यादा मानती हूँ, जो मेरे से उम्र में भी काफ़ी बड़ी है। ये बात 1993 की है। मुझे अच्छे से याद है कि हमारा गांव में एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। उस घर में मेरी दादी माँ रहा करती थी और हम लोग हमेशा छुट्टियाँ मनाने गांव के घर ही जाया करते थे। मेरी बहन जहरा वो दादी के साथ ही रहा करती थी, क्योंकि मेरे एक चाचा दादी के साथ ही रहा करते थे। इसी वजह से वो भी गांव में रहा करती थी। हालांकि उसे गांव में रहना ज़्यादा पसंद नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है, एक बार हम लोगों को गांव से फ़ोन आया कि जहरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए गांव से 2 दिन के लिए दूर गई हुई थी और जब से आई है तब से बहकी बहकी बातें कर रही है। मेरी दादी ने और मेरे चाचा ने मिलकर गांव के डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने कहा कि हो सकता है जहरा कमज़ोरी की वजह से ऐसी सब हरकतें कर रही है, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर्स ने जहरा का टेस्ट भी किया तो जहरा बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि उसे हुआ क्या है। एक रात जब मैं जहरा के कमरे में उसके बाजू में सोई हुई थी, मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बड़ी बहन जहरा पलंग पर सोई हुई थी और मैं नीचे सोई हुई थी। अभी बस कुछ ही देर हुआ होगा कि वो नींद में बड़बड़ाने लगी और बड़बड़ाते कहने लगी कि अब मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती, मैं खुद तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। मैं ये सुन के एकदम हड़बड़ा के उठी और उठकर उसकी शक्ल देखने लगी। उसकी आंखें बंद थी, मानो साफ समझ में आ रहा था कि वो गहरी नींद में है। जब मैं उसे देख रही थी तब उसने एकदम से आंखें खोल दी और कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए कहने लगी कि इसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना पूरे घर को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मेरी बहन को ऐसा क्या हो गया है और वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। एक अजीब बात उसमें ये थी कि उसकी आवाज़ अजीब सी हो गई थी, यानी जब भी वो बात करती तो ऐसा लगता कि 2-4 कोई कड़क आवाज़ वाले आदमी बात कर रहे हो। मैं तुरंत ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर पापा को आवाज़ देने लगी। मेरे पापा और मेरी मम्मी भागते हुए हमारे कमरे में आए और कुछ ही देर में घर के सभी लोग उठ गए। मैंने सबको बताया कि इसने ऐसे ऐसा की, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। फिर पापा ने कहा कि अगर तुझे डर लगता है तो तू चल के हमारे साथ सो जा, और चाचा को देखकर कहा कि तू यहाँ पर सो जा, तेरी बेटी है, तुझे इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरे चाचा वहाँ पर जाकर सो गए। अब कुछ ही देर बीती थी कि फिर से मेरे चाचा चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों को नींद से उठा दिए और कहने लगे कि अलीशा बिल्कुल सच कह रही थी, ये नींद में कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही है। गौर से सुनने पर उन लोगों को ये समझ में आया कि जो मैंने सुनी थी उससे अलग अब वो ये बात कर रही थी कि बस और 5 दिन, उसके बाद सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी दादी माँ ने मेरे पापा से कहा कि इसका एक ही इलाज है, जाकर किसी अच्छे मौलवी साहब को बुला लाओ, वो ही बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे गांव में आसपास कोई अच्छे मौलवी साहब मिल ही नहीं रहे थे। जो मिले उनको जब हम लोगों ने बताया
तो उनसे हमारी बहन ठीक नहीं हो पाई। देखते ही देखते अगली रात आ गई और इस रात हर कोई उसके साथ सोने डर रहा था। इसीलिए उसे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ा। सब डर के मारे अपने अपने कमरे में जाकर सोने लगे। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक छत पर से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसा कि कोई मसाला पीस रहा हो पत्थर से। हम सब लोग वो आवाज़ से इतना परेशान हो गए कि मजबूरन उठ के ऊपर जाकर देखना पड़ा। जब छत पर जाकर देखे तो मेरी बहन खुद के एक हाथ में बहुत बड़ा पत्थर लिए हुए अपने दूसरे हाथ पर जोर जोर का मार रही थी। मारते मारते वो बेहोश सी हो गई क्योंकि उसके बदन का खून बहुत सारा निकल चुका था। ये देखकर हम डर गए। उसे तुरंत वहाँ से उठाया, नीचे लेकर आए और रातों रात डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी और पट्टी कर दी। ये बात समझ में नहीं आई कि वो छत पर आखिर गई क्यों, और वो भी अकेले। एक अजीब बात इसमें ये थी कि हमारी छत पर ताला लगा करता था, यानी कि जब भी किसी को छत पर जाना है तो पहले ताले को खोलना पड़ता था। लेकिन वो दिन ताला टूटा हुआ था क्योंकि उस ताले की चाबी तो मेरी दादी माँ के पास हुआ करती थी। एक लड़की में, यानी कि जहाँ तक मैं अपनी बहन को जानती हूँ, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ताला तोड़ देवे। अब देखते ही देखते वो दिन भी गुजर गया और अगली रात आ गई। इस बार पापा ने कहा कि अब कोई भी अपने कमरे में नहीं सोएगा, ताकि अगर रात में कोई भी हलचल होती है या जहरा कुछ भी करती है तो सबको पता रहे। सभी लोग इस बात पर मान गए और जहरा के कमरे के बाहर ही हम लोगों ने अपना बिस्तर लगा दिया। जैसा जैसा वक्त बीतता जा रहा था, दिल में हमारे डर भी बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते जहरा का दरवाज़ा एक झटके के साथ अपने आप खुला। हमें पहले ऐसा लगा कि जहरा ने खुद दरवाज़ा खोला, लेकिन जब कमरे के अंदर हमारी नज़र पड़ी तो जहरा तो पलंग पर सोई हुई थी। हमने देखा कि जहरा एक पंछी की तरह उड़ते हुए पलंग से बाहर आई और धीरे धीरे छत की तरफ जाने लगी। यानी कि छत पर जाने के लिए उसके कदम ज़मीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें अब भी बंद थी, जिससे ये मालूम हो रहा था कि वो गहरी नींद में सोई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता था? ये देखना था कि मेरे पापा और चाचा लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग कुरान पढ़ने लगे, वैसे ही एक ज़ोर की आवाज़ के साथ मेरी बहन, जो कि उड़ते हुए छत पर जा रही थी, वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने की वजह से उसे सर पर बहुत गहरी चोट आई। हम लोगों ने उसे उठाया और फिर से अपने बिस्तर पर लेकर गए। डॉक्टर को फिर से बुलाना पड़ा। घर के सभी लोग इस बात से परेशान थे कि ये क्या हो रहा था और कब तक ऐसा होगा। मेरी दादी माँ ने फिर कहा कि मैं एक मौलवी साहब को जानती हूँ, लेकिन पता नहीं वो जिंदा होंगे कि नहीं, क्योंकि वो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उम्र में भी मेरे दादाजी से बड़े थे। लेकिन वो हमारे गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर रहा करते थे। दादी ने कहा कि अगली सुबह जाकर उन्हें बुला लाओ। मेरे पापा और मेरे चाचा उस मौलवी साहब को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन उस वक्त हमारे नसीब भी काफ़ी अच्छे थे कि मौलवी साहब मिल गए और वो ज़िंदा थे। उन लोगों ने तुरंत ही मौलवी साहब को हमारे घर पर लेकर आया। मौलवी साहब ने देखते ही कहा कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि कोई ऊपरी चक्कर है। इसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी शय या बला इसके ऊपर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे ऐसा लगता है यह कोई दूसरी चीज़ नहीं, बल्कि एक नापाक जिन्नात है। इसके बाद वो मौलवी साहब ने कहा कि अभी तो मेरे पास कुछ ऐसे सामान है नहीं जिससे मैं इस जिन को निकाल सकूं। मुझे जमजम का पानी लगेगा और ये पानी मुझे अपने ही घर जाकर लाना पड़ेगा। मौलवी साहब वो दिन तो चले गए, लेकिन वो रात हमारे ऊपर बहुत बुरी बीती। हुआ कुछ ऐसा कि फिर से मेरी बहन हवा में उड़ते हुए छत की तरफ जाने लगी। इस बार जब मेरे पापा और मेरे चाचा लोगों ने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो वो फिर से ज़मीन पर गिरी। लेकिन ज़मीन पर गिरने के
5 ही मिनट बाद वो अपना होश खो बैठी थी, सिर्फ चिल्ला रही थी और चिल्लाते हुए वो एक ही बात कह रही थी, कुछ भी हो जाए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उसकी आवाज़ अब भी आदमियों जैसी थी। वो रात हमने जैसा तैसा करके काट लिया। अगली सुबह जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने जमजम का पानी उसके ऊपर छिड़का। जैसे ही पानी डाला उसके बदन पर कट्स आने लगे, यानी बड़े बड़े घाव अपने आप होने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई चाकू से उसके बदन पर वार मार रहा हो। उसके साथ साथ हमारी बहन की आवाज़ हमने अपने कानों से सुनी। वो ऐसा चिल्ला रही थी कि मानो होश में ही किसी इंसान का ऑपरेशन कर दिया जाए। वो उसका चिल्लाना देखकर हम लोगों के हाथ पैर कांपने लग गए थे। उसके बदन पर जो अपने आप घाव और जख्म पड़ रहे थे वो देखकर तो हमारी रूह तक कांप गई। कभी उसके चेहरे पर अपने आप कट आ जाता तो कभी हाथों पर। देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। ये देखकर मेरे चाचा जोर से चिल्लाए कि बस करो, मैं अपनी बच्ची की जान नहीं गंवाना चाहता। ये देखकर मौलवी साहब ने मेरे चाचा को चुप रहने का इशारा किया और पीछे हटने का इशारा किया। मेरी बहन देखते ही देखते हवा में ऊपर उठने लगी और इसके बाद जो ठीक पलंग के पीछे बहुत बड़ा सा शीशा था उस पर जाकर जोर से टकराई, जिसके बाद शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया और उसी बेड पर जाकर गिरा। इसके बाद जो मेरी बहन हवा में उड़ रही थी वो एक झटके के साथ बेड पर गिरी। उसकी खड़ी खड़ी शीशे की कांचें मेरी बहन के जिस्म में घुस गई थी। मौलाना साहब लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं रोके। वो कुछ पढ़ते ही जा रहे थे और जमजम का पानी बार बार छिड़कते ही जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी जान लेना चाह रहे हैं या बचाना। कुछ ही देर के बाद एक ज़ोर की आवाज़ हुई। वो आवाज़ आज तक नहीं समझ में आई कि कैसी थी और किसकी थी, लेकिन मेरी बहन का जिस्म पूरा हरा पड़ने लगा। मौलाना साहब ने ये देखकर कहा कि इस वक्त वो जिन्नात बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सभी लोग रूम के बाहर चले जाओ। हम सभी कमरे के बाहर आ गए और तकरीबन आधे घंटे तक अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि दो आदमी आपस में खूब लड़ाई कर रहे हो। और फिर जब मौलाना साहब उस कमरे के बाहर निकले तो हमारी बहन अंदर बेहोश पड़ी हुई थी, खून में सनी हुई थी। जिसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे डॉक्टर के पास लेकर चले जाओ। मेरी बहन का बहुत अच्छे से इलाज हुआ, जिसके 1 या 1.5 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। हमें लगा कि सारी बातें वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन तकरीबन 8 या 9 साल के बाद, जहाँ तक मुझे याद है 2001 की ये बात है, कि फिर से उसके साथ वही होने लगा जो पहले हो रहा था। इस बार जब वो मौलवी साहब को बुलाने गए तो वो मौलवी साहब दुनिया से चल बसे थे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम लोग हमारी बहन को बचा नहीं पाए और वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो घटना मैंने आपको भेजी हूँ ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। जिन लोगों के साथ ये होता है उसे अच्छे से पता होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की ये अगली कहानी मुझे मेरी बिल्डिंग के ही वॉचमैन ने बताया है। उसका कहना यह है कि वो एक एटीएम का वॉचमैन हुआ करता था। पहले वो वहाँ पर नाइट ड्यूटी किया करता था। उसका कहना है कि जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल जैसा इलाका है। वहाँ पर लोगों की बस्ती बहुत कम है, आसपास खेत और जंगल ही जंगल है। उस एटीएम में वो नाइट शिफ्ट किया करता था। तो उसने बताया कि जब मेरी वहाँ पर पहली रात थी, मुझे पहली रात ही बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। इसके साथ साथ वहाँ पर से जो पहला वॉचमैन जॉब छोड़ा था उसने कहा था कि भाई बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पर 1 महीना निकाला हो।
यहाँ पर रहना एकदम नामुमकिन जैसा है। मैंने उससे कहा भी था, क्यों क्या हुआ? जिस पर उसने कहा कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई भूत या आत्मा का साया है जो रात में मुझे आकर परेशान करती है। उसकी ये बात सुनकर तो पहले मैंने हवा में उड़ा दिया, लेकिन जब पहली रात हुई आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया था और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स भी इक्का दुक्का चल रही थी। ऐसी स्ट्रीट लाइट थी जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे जहाँ तक याद है ठंडियों का मौसम था। मैं एटीएम मशीन के अंदर ही यानी कि दुकान के अंदर ही बैठा हुआ था। बाहर निकलना बेवकूफ़ी थी क्योंकि आसपास सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते मंडरा रहे थे और मुझे अपनी जान का भी डर था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि एटीएम की ये दुकान भी कहाँ इन लोग ने खोल दिए कि समझ में नहीं आता। यहाँ पे इंसान ही नहीं है तो एटीएम से पैसे कौन निकालेगा। बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन जब मैं रात में बैठा और जैसे ही रात के 12 बजे तब मैंने एक आवाज़ सुना। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो आसपास कोई बहुत ज़ोर की खुदाई कर रहा हो। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं नई बिल्डिंगों में जब भी काम होता है तो उनकी खुदाई में जैसी आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत एटीएम के बाहर निकला। बाहर निकल के आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन ये आवाज़ क्यों इतनी ज़ोर की आ रही थी और वो आवाज़ गूंजते हुए मेरे कानों तक आ रही थी, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है। देखते ही देखते मैंने देखा कि एक आदमी जंगल में बैठा हुआ है। यानी कि मेरे सामने ही जो जंगल था उसमें वो एकदम चुपचाप उकड़ू बैठा हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा और उस आदमी को चारों तरफ से कुत्ते घेर लिए थे। कुत्ते उसे देखकर भौंकने या काटने की बजाय सिर्फ रो रहे थे। मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट गया कि ये जो कुत्ते रो रहे हैं हो सकता है ये कोई आत्मा हो। लेकिन मैं मन ही मन सोच के ये भी हंसने लगा कि अगर आत्मा होती तो मुझे थोड़ी दिखती। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो सचमुच आत्मा है। वो आदमी अचानक से उस जंगल से उठा और मेरी तरफ आने लगा। बीच में एक कच्ची सड़क गई हुई थी। वो कच्ची सड़क पार करके तुरंत मेरे पास आ गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब वो मुस्कुराया तो उसके बड़े बड़े दांत उसके होठों के बाहर निकले, जो कि इतने नोकीले थे कि अगर वो किसी को अपना दांत ही चुबा दे तो शायद इंसान का जिस्म फट जावे। यहाँ तक भी बात ठीक थी, लेकिन इसके आगे उसने कुछ किया जो कि दिल दहला देने वाली चीज़ थी। वो चुपचाप एटीएम के अंदर आ गया और आकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहने लगा कि यहाँ ड्यूटी पर हो तो सोना बिल्कुल नहीं। मैंने उससे कहा कि हाँ मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन आप है कौन? जिस पर उसने कहा वो जानने की तुझे ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो चुपचाप बाहर निकल गया। मुझे अच्छे से याद है कि थोड़ा समय बीतने के बाद मेरी आंख लगने लगी। इसीलिए मैंने एटीएम मशीन का जो दरवाज़ा था यानी कि वो दुकान का दरवाज़ा उसे अंदर से लॉक कर दिया और मैं अंदर चेयर पे बैठे बैठे ही सो गया। थोड़ी ही देर में मुझे किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर दरवाजे पर देखा तो कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है और मैं फिर से सो गया। और मुझे सोकर सिर्फ 5 ही मिनट हुए होंगे कि मुझे ऐसा लगा किसी ने ज़ोर का मुझे गाल पर लाफा मारा, जिसकी वजह से मेरी आंख धड़पड़ा के खुली। मैं उठकर आसपास देखने लगा तो कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, लेकिन मेरे गाल पर 5 उंगली के निशान छप से गए थे। मैं घबरा सा गया। मन ही मन हनुमान जी का नाम लेने लगा। हनुमान चालीसा मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए मैं वही पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते भी दिल में मेरे डर अब भी बचा हुआ था। मैं इंतज़ार कर ही रहा था कि कब सुबह हो जाए और देखते देखते सुबह हो ही गई। जब सुबह हुई तो मैंने तुरंत अपने मैनेजर से कहा कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि वहाँ पर बुरी आत्माएं घूमती है। मैनेजर ने जिस पे हंसते हुए कहा कि जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया वो खुद एक समय में यहाँ का वॉचमैन हुआ करता था। लेकिन एक बार कुछ डाकू या गुंडे लोगों ने उसकी हत्या कर दी
और उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं मंडराती है। समझ नहीं आता हम लोगों को भी कि उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे दी जाए। और रात में अजीब तरीके की आवाज़ें भी निकाला करती है। शायद वो इस वजह से निकालती है कि अगर कोई चोर डाकू आसपास आना चाहे तो वो आ नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी, जो कि मुझे मेरी ही बिल्डिंग के वॉचमैन ने सुनाया था। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी दोषी की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये घटना को घटे हुए ज़्यादा साल तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग 10 साल के आसपास हो चुका है। बात तभी की है जब मैं दिल्ली से अपने घर जा रहा था। मेरी केबिन में बहुत गिने चुने कम ही यात्री थे। बारिश का महीना था। रात के कुछ 11 बज रहे थे। जब भी मैं अपनी खिड़की के बाहर देखता तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देख पाता। माहौल बहुत ज़्यादा डरावना था। मुझ जैसे नीडर आदमी को भी वो माहौल डराने के लिए काफ़ी था। साथ ही साथ जब भी उस तेज़ बारिश में बिजली कड़कती तो उसमें से कुछ रोशनी हमारे कंपार्टमेंट में आ जाती, जिसके बाद समझ में आता कि हाँ, कुछ लोग मेरे साथ और भी है। लेकिन जैसे ही बिजली चमकना बंद हो जाती, वो लोग भी दिखना बंद हो जाते। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये तो मेरा एक वहम है। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों उस रात नींद नहीं आ रही थी। बैठे बैठे मैंने अचानक से एक आदमी की तरफ देखा। वो आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया, जबकि मेरी सीट के सामने वाली सीट पर कोई नहीं था, और जो कि सीट बाजू में होती है उस पर भी कोई नहीं था। वो पता नहीं कहाँ से आया था, आकर मेरे सामने बैठा और मुस्कुराने लगा। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर मैंने उसे अपना परिचय दिया। उसने भी मुझसे बातचीत शुरू की और कहने लगा कि मुझे बस यहाँ से थोड़ा आगे ही जाना है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उससे स्टेशन का नाम पूछा कि आप कौन से स्टेशन पर जाओगे। तो उसने कहा, नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस बीच में उतर जाऊंगा। ये कहकर वो एकदम चुप हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कोई मस्ती कर रहा है। इतनी रात में भला एक आदमी चलती ट्रेन से या फिर ट्रेन जहाँ रुक जाए वहाँ उतर कर कहाँ जाएगा। देखते ही देखते हम लोग बात करने लगे। उससे मेरी जब बातें हो रही थी तो उसने मुझे अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया, और फिर देखते ही देखते ट्रेन अचानक से एक जगह रुकी। उसके चेहरे पर ट्रेन को रुकता देखकर एक मुस्कुराहट आ गई और मुझे देखकर कहने लगा कि मैंने कहा था ना, मैं यहीं उतर जाऊंगा। ये कहकर वो उस केबिन से सचमुच उतर गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खिड़की से चारों ओर देख रहा था, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई घर नहीं दिखाई दे रहे थे। घर तो छोड़ो, एक रोशनी तक नहीं दिख रही थी। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि आखिर ये आदमी जा कहाँ रहा है। देखते ही देखते वो अंधेरे में एकदम गुम सा हो गया। बारिश अब भी जोरों की हो रही थी। उसके हाथ में ना कोई छाता था, ना ही कोई बैग। मैं मन ही मन बैठा हुआ ये सोच रहा था कि ये आदमी ट्रेन से उतरकर आखिर गया तो कहाँ। कि तभी मेरे को उसकी पुरानी बातें याद आने लगी। जब वो मेरे सामने बैठा था तो उसने मुझसे एक बात ये कही थी कि मैं कई सालों से यहाँ पर रहता हूँ, इसीलिए मैं अब यहीं पर बस गया। मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं। जब मैंने उससे पूछा था कि आपका वहाँ पर घर है, तो उसने कहा था कि ये पूरा जंगल ही मेरा घर है। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो भूत तो नहीं या फिर कोई आत्मा। ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने घर वालों को भी ये बात बताई। किसी ने यकीन किया तो किसी ने ये कहकर मेरी बात को हवा में उड़ा दिया कि तू रात में सोते समय कोई सपना देखा होगा। लेकिन मैं आज भी यही सोचता हूँ कि वो आदमी सचमुच था या फिर आत्मा। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी विनय पंचाल की है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम विनय पंचाल है और ये बात काफ़ी पुरानी है।
गांव में हमारा जो घर है उसको लग कर ही एक दूसरा घर है जिसमें क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। मेरे दादाजी अक्सर मुझे बताया करते थे कि वहाँ पर एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी। यानी कि दादाजी जब छोटे थे, ये बात तब की है। वहाँ पर एक औरत रहा करती थी जिसके 3 बच्चे हुआ करते थे और वो औरत को अपनी ज्वेलरी से यानी कि सोने चांदी से बहुत ज़्यादा प्यार था। अक्सर क्रिश्चियनों में ऐसा होता है कि जब भी कोई मर जाता है तो जो चीज़ उसे पसंद है वो उसके साथ कब्र में ही डाल दिया जाता है। लेकिन उसके साथ वैसा नहीं हुआ। उसके सभी बच्चे बहुत ज़्यादा लालची थे। उन लोगों ने माँ का सारा सोना और चांदी अपने पास रख लिया। पता नहीं कैसे उसकी मौत भी एक बहुत अजीब तरीके से हुई थी। कहते हैं दादाजी कि वो एक दिन अपने ही घर में फांसी लगाकर मर गई, जबकि उसे कोई बात का दुख या टेंशन नहीं था। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, ये राज तो उसी के साथ चले गया। ऐसा कहा जाता है कि जब वो औरत फांसी लगाकर मरी हुई थी तब किसी को नहीं पता चला कि वो अपने कमरे में फांसी लगाकर मर गई है। लेकिन रात के कुछ 2 या ढाई बजे उसके बेटे ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि उसकी माँ फांसी लगाई हुई है। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा झुका हुआ था और पंखे से लटक रही थी कि इतने में जैसे ही उसने अपने बेटे को अंदर आते हुए महसूस किया, उस लाश की आंखें अपने आप खुल गई। यही नहीं बल्कि जो उसकी मुंडी झुकी हुई थी उसने धीरे से ऊपर किया और अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों से उसे अपनी ओर बुला रही थी। ये देखकर बेटे ने ज़ोर से चिल्लाया, जिसके बाद घर के सभी मेंबर्स भागते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुँचे तो उसकी माँ को ऐसा मरा हुआ पाया। बेटे ने उस वक्त तो ये सोचकर चुप हो गया कि ये माहौल गम का है, इसीलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन धीरे धीरे वो बेटा अपने साथ हर वक्त किसी के होने का महसूस करता था। यही नहीं, घर में जो उस लड़के का पिताजी था वो भी एक ही बात कहता था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मरी नहीं बल्कि आज भी वो मेरे साथ है। घर में अजीब अजीब हरकतें भी होने लगी, जैसा कि खास करके उस बच्चे के जो पिताजी थे उनके साथ होता था। जब भी वो सुबह उठते थे तो टेबल पर कोई ब्रेकफास्ट लगाकर पता नहीं कहाँ चले जाता था। यही नहीं बल्कि उनके कपड़े वगैरह भी धुले हुए उन्हें टाइम पे मिल जाया करते थे। ये सब थोड़ा अजीब था, लेकिन उसके पिताजी खुश थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी बीवी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनको कब्र में डाला गया था तब उनके सोने चांदी को बच्चों ने रोक लिया था, जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि एक एक करके घर में से चीज़ें गायब होने लगी। कभी सोने का हार गायब हो जाता तो कभी बंगड़ियाँ गायब हो जाती और देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि घर में कोई भी सोने चांदी की चीज़ें नहीं बची हुई थी। घर में यही तीनों भाई आपस में लड़ने लगे। तीनों का शक एक दूसरे पर जा रहा था और पिताजी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। उन्हें शायद पता था कि वो सारी चीज़ कहाँ जा रही है और वो ये भी जानते थे कि जहाँ पर भी जा रही है वो एकदम सही जा रही है। जब पिताजी ने देखा कि बच्चों का झगड़ा रुक ही नहीं रहा है तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का जेवर उस तक पहुँच गया है। बच्चों को ये बात सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। वो तीनों जन रातों रात कब्रिस्तान दौड़े और अपनी माँ की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जब खोदकर अपनी माँ की कॉफिन निकाला तो सचमुच पाया कि सारे जेवर तो माँ की कॉफिन में हैं। ये देखकर उन लोगों को बहुत अजीब सा डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। जिनमें से एक बच्चा उसी कब्रिस्तान के शोर को चीरते हुए चिल्लाने लगा कि क्या ज़रूरत थी, अब तो तुम मर गए हो, अब हमें सुकून से रहने दो, ये पैसे लेकर तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। ये कहकर उसने जैसे ही हाथ कॉफिन में बढ़ाया अपने सोने चांदी निकालने के लिए, वैसे ही उसकी माँ की आँख खुल गई और उसने ज़ोर से अपने बच्चे की छाती पर हाथ मारा,
जिसकी वजह से वो कई दूर जाकर गिरा। दूसरे बेटे ने जब ये देखा तो वो वहाँ से अपनी दुम दबा के भागने लगा, लेकिन तीसरा बेटा माँ के पास खड़ा ही रह गया और उसने माँ से कहा कि माँ, ये पैसों की ज़रूरत तो अब तुम्हें है नहीं, तुम इसका लेकर करोगी भी क्या, तुम ये मुझे दे दो। जिस पर उसकी माँ का चेहरा तो बंद था, लेकिन उसकी माँ के अंदर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये देखकर तीनों ही भाई बहुत ज़्यादा डर गए और तुरंत उस कब्रिस्तान को छोड़कर अपनी जान बचा के वहाँ से निकल कर आ गए। उस दिन के बाद से वो लोग कभी उस सोने चांदी की तलाश में दोबारा कब्रिस्तान नहीं गए। दादाजी ने ये भी बताया था कि अगली सुबह जब कब्रिस्तान के लोगों ने ये देखा तो उन लोगों ने उस कॉफिन को फिर से अच्छे से पैक किया और उसे कब्री में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी विनय पंचाल की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अगली कहानी भी विनय पंचाल ने ही भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है, लेकिन वो कुआं ऐसा है कि गांव के कितने लोगों को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर कुआं है। आज तक यही नहीं पता चल पाया कि वो कुआं किसने बनाया था और कब बनाया था। दरअसल वो कुआं हमारे गांव से थोड़ा सा दूरी पर है, हालांकि वहाँ पर आसपास कोई बस्ती नहीं है। हम लोग तो वैसे उसे जंगल कहते हैं, लेकिन वो जंगल जैसा नहीं है। एक अजीब बात यह है कि वो कुएं के आसपास भी जाने से लोग डरते और घबराते हैं। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उस कुएं के पास चला जाए तो कुएं के अंदर से कोई शक्ति निकलती है और उसे अंदर की तरफ खींचती है। यानी कि अगर इंसान बाहर खड़े रहकर कुएं में झांकने की कोशिश भी करता है तो कोई शक्ति उसे अंदर खींचकर गिरा देती है। कुआं कितना गहरा है ये बात आज तक किसी को पता ना चली। एक अजीब बात यह है कि गर्मियों के मौसम में अक्सर हमने देखा कि तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती है, लेकिन वो कुआं कभी नहीं सूखता। एक अजीब बात वो कुएं की ये भी है कि वहाँ पे रात के समय अक्सर लोगों को आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई अंदर से चीख चीख कर मदद के लिए बुला रहा हो, लेकिन कोई भी इंसान वहाँ नज़दीक जाने से भी डरता है। रात के समय कई लोगों का ये भी दावा है कि वहाँ पर वो लोगों ने किसी को कूदते हुए कुएं में देखा है। इस कुएं के बारे में एक और बात अजीब ये है कि पूरे गांव में से सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसने कहा कि जब मैं रात के समय उस कुएं के पास से कुछ काम करते हुए आ रहा था तब मैंने एक औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस औरत ने मुझसे आकर कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे। इसके बाद मैंने सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाई, जिसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए कुएं में ले जाने लगी। वो औरत पूरी गीली थी, यानी कि उसके कपड़े भी भीगे हुए थे, सर के बाल भी गीले थे। ऐसा लग रहा था कि बस किसी ने 2-4 बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल दिया हो। जैसा तैसा उस आदमी ने अपनी जान बचा ली और वो कुएं में गिरने से या फिर उस औरत के साथ कुएं में जाने से बच गया। तो अब कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बार रात के समय एक बूढ़े चाचा जो कि गांव में शहद बेचा करते थे, पता नहीं रात के समय वो वहाँ से क्यों गुजर रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ से आ रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी साइकिल को साइड में लगाई और चुपचाप साइकिल के नीचे या फिर साइकिल के बाजू में बैठ गए। ये सोचने लगे कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। रात भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, रात के कुछ 9 बजे ही होंगे कि चाचा को भूख लगने लगी। उन्होंने अपने शहद के डिब्बे से थोड़ा शहद निकाला और पास में कुछ सूखी रोटियां थी। वो शहद और रोटी खाने लगे। गांव वाले ऐसा कहते हैं कि चाचा को उस कुएं के बारे में नहीं पता था। जब वो शहद रोटी खाने लगे तो उन्हें अचानक से प्यास लगने लगी। मन ही मन सोचे कि पानी तो ख़त्म हो गया है, अब पानी कहाँ से लाऊं। उन्होंने उस कुएं को देखा और मन ही मन ये बोलने लगे कि चलो अच्छा हुआ
कुआं तो दिख गया। जाकर जब वो कुएं से पानी निकालने लगे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी वो काफ़ी नीचे था और उस कुएं के पानी में से एक औरत काली साड़ी पहने हुए बाहर ऐसा चलते हुए आ रही है, या मानो ऐसा चढ़ते हुए आ रही है जैसा एक मकड़ी दीवार पर चढ़ती हो। चारों हाथों पैरों के बल वो मुझे देखकर हंसते हुए ऊपर आ रही थी। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद थी। चेहरे पर अजीब तरीके के निशान थे, मानो ऐसा लगता था कि कई ज़माने से वो पानी में रह रहकर ऐसी हो गई हो। हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद थे। शायद वो पानी की वजह से थे या फिर उसके जिस्म में खून ही नहीं बचा होगा। देखते ही देखते वो औरत कुएं के एकदम ऊपरी हिस्से में आ गई और चाचा की गर्दन को उसने पकड़ लिया, लेकिन गर्दन को सामने से नहीं पकड़ा, पीछे से पकड़ा, मानो वो चाचा को कुएं के अंदर खींचना चाह रही हो। चाचा जैसा तैसा अपनी जान बचाए और वो ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दिए, जिसके बाद वो एकदम से एक झटके से चाचा की गर्दन को छोड़ दी और रेंगते हुए नहीं बल्कि कुएं में ही गिर के अंदर पानी में चले गई। ये देखकर वो चाचा बहुत ज़्यादा घबरा गए और भागते हुए अपनी साइकिल लिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से हटकर गांव में आ गए। जब उन्होंने ये बात लोगों को बताई तो लोगों ने चाचा से कहा कि वहाँ पर पहले से ही सभी लोग ये बात जानते थे, जिनमें से एक हादसा और भी हुआ था, वो भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था। उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम संकेत था, जब वो रात के समय उस कुएं के पास से लौट रहा था तो उसे भी बहुत प्यास लग रही थी। उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं कुएं से पानी निकाल लूं, और जब वो पानी निकालने के लिए कुएं में गया तब उसने वैसे ही देखा जैसा चाचा ने देखे थे, और वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जिसके बाद उस औरत की आत्मा ने या फिर उस चुड़ैल ने उसे छोड़कर पानी में छलांग लगा दी। ये हादसे गांव में अक्सर बहुत सारे लोगों को पता थे। अब कई सालों पहले, यानी कि तकरीबन 10 से 12 साल पहले, उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद अब कोई भी वहां से कभी भी आ जा सकता है। हाँ, लेकिन एक अजीब बात यह है कि आज भी रात के 12 बजने के बाद वहां से आवाज़ें सुनाई देती है, और जब एकदम सन्नाटा होता है तो उस कुएं की आवाज़ हमारे गांव तक बल्कि हमारे घरों तक भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अजीब कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर भी कहानियाँ आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाइए और जाकर वो भी ज़रूर सुनें। मिलते हैं अगली वीडियो में।